गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइन्स एकेडमी फाउंडेशन में। मैं मोहम्मद शाहिद आप सबके इतिहास के डर को दूर भगाने आप सबके सामने आ चुका हूं। सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को और आपके परिवारजनों को शुभ दीपावली। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि ये दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए हम अपनी पढ़ाई को आगे शुरू करते हैं। जैसे कि जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि हम एक फ्लाइट से अपने सफर पे निकले हुए थे। फ्लाइट नहीं, यूट्यूब से हम लोग एक सफर पे निकले हुए थे और वो हमारा सफर कहता है कि हमें फरवरी से पहले पूरा सामाजिक विज्ञान खत्म कर देना है ताकि हमें एग्जाम में अपने टॉप करना है, खासकर बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। तो उस क्रम में हमने चैप्टर दूसरा पढ़ना शुरू कर दिया था इतिहास का, जिसका नाम था समाजवाद एवं साम्यवाद, और उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा वो चीजें तो फटाफट दौड़ के जाइए और तेजस एक्सप्रेस से, राजधानी एक्सप्रेस से, जिस एक्सप्रेस से जाना है दौड़ के जाइए और सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को देखिए, तभी आप वापस इस वीडियो में आए। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो रूस में क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आखिर उस क्रांति के कारण क्या थे? आखिर वो कौन कौन से कारण थे कि रूस की जनता इतने गुस्से में हुई कि राजा को पटक पटक के धोबी पछाड़ दी, मतलब कि भगा दी उसको। आखिर वो कौन से कारण थे, हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमने अभी तक 5 कारणों को देख भी लिया था, जिसमें से पहला जो कारण था वो था जार की निरंकुश शासन। जो जार निकोलस द्वितीय था, बड़ा एकदम बेवकूफ था, बेरहम था। दूसरा कारण हमने पढ़ा था, वो दूसरा कारण अपना क्या था कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण हमने पढ़ा था कृषकों की दयनीय स्थिति, और चौथा कारण हमने पढ़ा था औद्योगिकरण की समस्या, और 5वां कारण हमारा था रूसीकरण की नीति। इन 5 कारणों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब देखते हैं आगे अपने कारण। तो बच्चों जानते हैं, ये जो रूस था, रूस की क्रांति को प्रभावित करने वाले कुछ विदेशी घटनाएं थी। कुछ विदेशों में भी ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसका रूस पे बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ रहा था, और उसमें से 2 घटना महत्वपूर्ण है। 2 घटना क्या है? महत्वपूर्ण है। इन दोनों घटनाओं के बारे में हम देखेंगे, जिसमें से जो अपना पहला घटना है उस घटना को कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध, ठीक है। और दूसरा था जापान से पराजय। जापान से पराजय। इन दोनों घटनाओं ने, इन दोनों विदेशी घटनाओं ने पूरी की पूरी रूसी क्रांति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो ये समझते हैं ये दोनों घटनाएं क्या है। तो सबसे पहले क्रीमिया का युद्ध। जानते हैं 19वीं सदी में जब 1800 चल रहा था, 1801 से लेकर वो जो दौर था, उस दौर में रूस जो था विश्व का बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था। रोमन साम्राज्य नहीं, रूस का जो साम्राज्य था उसे। और वो पूरी दुनिया में एक अविजित साम्राज्य माना जाता था। वो इतना विशाल साम्राज्य था कि दुनिया के कोई देश इस बात की कल्पना कर ही नहीं सकता था कि रूस भी कभी हार सकता है। लेकिन रूस को हराया गया तुर्की और सारी सेनाओं ने मिलकर, यूरोप की और सारी शक्तियों ने मिलकर क्रीमिया की युद्ध, जो कि 1853 से 1855 के बीच में चला था। ये क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं जाता है कि क्रीमिया का युद्ध कब से कब चला था, लेकिन 1853 से 1855 के बीच में चला था, और रूस को पटक के पीट दिया गया इस युद्ध में। अब जब रूस को पटक के पीटा गया तो पूरी दुनिया हैरान, पूरी दुनिया हैरान। तो क्रीमिया के युद्ध से पहले रूस ऐसा माना जाता था कि किसी से रूस कभी हार ही नहीं सकता है, पूरी दुनिया में यही मान्यता थी। लेकिन जब क्रीमिया के युद्ध में रूस हारा तो रूस की महानता का भ्रम टूट चुका था। सारे लोग जान चुके थे अच्छा अब तो रूस को पीटना आसान बात है। तो कहीं ना कहीं इस युद्ध ने रूस के जो लोग थे उनके मन में एक संकोच पैदा किया कि हमारी सरकार भी हार सकती है, इसका मतलब हमारी सरकार क्या है? चोर है। रूस की जो राजा है वो क्या है? चोर है। तो कहीं ना कहीं रूस के लोगों के मन में राजा के खिलाफ इस घटना ने असंतोष फैलाया। ठीक है, अब आते हैं जो दूसरी विदेशी घटना थी, जापान से पराजय। ये जापान से किसकी पराजय होती है? रूस की। रूस हार जाता है 1905 ईस्वी में। रूस क्या होता है? जापान से हार जाता है। 1905 में रूस जापान से हार जाता है। अब आपको लगेगा चलिए एक राज्य है तो दूसरे राज्य से हार जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात थी, एशिया का एक छोटा सा देश जापान
हमारे कई सारे राज्यों से छोटा सा देश जापान, उसने रूस जैसे बड़े देश और महान देश को हरा दिया था। जब ये खबर लोगों ने सुनी, खास करके रूस के लोगों ने सुनी, तो उनके मन में जो महानता का भ्रम था वो सारा टूट चुका था। जब फटे हाल, बिल्कुल फटे चिथड़े कपड़े पहनकर सैनिक जब पहुंचे रूस में, तो लोगों को देख के इतना मन में धक्का लगा ना, बोले अरे कितना गजब का राजा चोर है, हमारी सेना इतने छोटे सर देश से हार के आ गई। अब लोग गुस्से में आ गए, और लोग जब गुस्से में आए तो उन्होंने क्या किया, जब लोगों के मन में महानता का भ्रम टूटा तो लोगों ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया, क्रांति छेड़ दी गई। और वो दिन था 9 जनवरी। कब था, सॉरी 9 जनवरी नहीं, 22 जनवरी 22 जनवरी 1905 को सारे लोग सड़कों पर उतर गए। सेंट पीटर्सबर्ग जो राजमहल था, उस राजमहल के लोग की ओर लोग आगे बढ़ने लगे कि अब क्या करना है, इस राजमहल से राजा को मार के कैसे भी भगा देना है हमको, और राजा को हटा देना, क्योंकि ये राजा चोर है, एक छोटे से देश से हार चुके हैं हम। तो 1905 में 22 जनवरी 1905 में रोटी दो के नारे के साथ, रोटी दो के नारे के साथ आंदोलन शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, देखिए ये पहला आंदोलन है। रूस में भी पूरे 3 आंदोलन होंगे, 3 क्रांतियां होंगी। एक अभी 2005 में ही हो जाएगी, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि रूसी क्रांति जिसको बोलते हैं, जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, उसके कारणों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कारण छोटा सा क्रांति हुआ। एक फिर क्रांति होती है 1917 में फरवरी में, लेकिन उसे भी बोल्शेविक क्रांति नहीं बोलते हैं। जो तीसरी क्रांति होगी उसे बोल्शेविक क्रांति पढ़ेंगे, तो हम उसके कारण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपने सुना बच्चों कि मैं कई बार मेरे मुंह से 9 जनवरी निकला, लेकिन मैंने लिखा यहाँ पर 22 जनवरी। तो यहाँ पर कुछ कैलेंडर का फेर है, और वो कैलेंडर का फेर है जानते हैं क्या, जब रूस में क्रांति नहीं हुई थी, यानी क्रांति होने के बाद 1917 के बाद, उससे पहले तक रूस में दूसरा कैलेंडर चलता था, जहां पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करती थी। रूस अपना अलग कैलेंडर जूलियन कैलेंडर को यूज करता था। कौन सा कैलेंडर यूज करता था, जूलियन कैलेंडर, जूलियन। लेकिन पूरी दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करती थी। ठीक है, तो ये जो जूलियन कैलेंडर था ना, ये 13 दिन पीछे चलता है। कितना दिन, 13 दिन पीछे चलता था। ठीक है, तो आप ऐड कर लीजिए, 22 में से 13 घटा लीजिए, 9 तो अपने आप ही आ जाएगा ना। थोड़ा बहुत मैथ आता होगा आपको, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये 22 जनवरी की घटना थी, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार ये घटना 9 जनवरी की थी। तो अगर आपके कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आए कंफ्यूजन वाले, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रूस की क्रांति से रिलेटेड जितने भी आप डेट पढ़ेंगे, डेट में नए कैलेंडर का डेट और पुराने कैलेंडर का डेट, दोनों कैलेंडर का डेट आपको दिया गया है। याद रखिएगा, ग्रेगोरियन भैया 13 दिन आगे हैं और जूलियन भैया 13 दिन पीछे हैं। तो जो मैंने ये डेट लिखा, ये कौन सा डेट है, सारे डेट, चूंकि हम आज पूरी दुनिया के लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं, तो इसलिए हम जितना भी डेट आपको बताएंगे सारे डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही बताएंगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। 9 जनवरी में बार बार क्यों मेरे मुंह से आ जा रहा था, वो 9 जनवरी ही था, सही था, लेकिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी था। तो 22 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे के साथ आंदोलन शुरू हो गए। सारे लोग सड़कों पे भीड़ इकट्ठी हो गई, और सारी भीड़ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर बढ़ने लगी। राजा खड़ा हो गया, खड़ा होकर इसी देख रहा है कौन कौन आ रहा है, नाम नोट करो, नाम नोट करो कौन कौन है। अब बोला सेना को बुलाओ, आ जाओ। सेना को बुलाया और सबके ऊपर गोली चलवा दी। हजारों निहत्थे लोग मारे गए। और एक फैक्ट ये था कि उस दिन रविवार का दिन था। उस दिन कौन सा दिन था, रविवार। तो इतिहास में ये घटना खूनी रविवार या लाल रविवार के घटना के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आपके अंदर से 2 नंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि खूनी रविवार या लाल रविवार से आप क्या समझते हैं। तो लिख दीजिएगा कि 22 जनवरी 1905 को लोगों का भीड़ रोटी दो किनारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर बढ़ने लगी। राजा ने उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना से नाम से जाना जाता है। तो हमने विदेशी घटनाओं का प्रभाव देख लिया। ये दोनों, अब जाहिर सी बात है, जब इतने ज्यादा लोग मारे जाएंगे तो रूस के लोग प्रभावित होंगे कि राजा बहुत बदमाश है, राजा को मार के भगाया जाए। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं क्या होगा, अब गुस्सा उमड़ेगा। तो समझ में आ गया कि कैसे इन 2 घटनाओं ने, एक क्रीमिया का युद्ध और दूसरा जापान से पराजय, इन दोनों घटनाओं ने कैसे रूस की क्रांति को हवा दी, बल देने का काम किया। आइए अब अगले कारण को देखते हैं। आइए बच्चों, अपने अगले कारण को देखते हैं जिसने रूस की क्रांति को प्रभावित किया।
और वो अपना कारण था समाजवादी विचारकों का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी विचारकों का प्रभाव कैसे देखते हैं? तो जो रूस की क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति से पहले एक वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। मतलब कि जो रूस की जनता थी उसके विचारों में परिवर्तन आता है, और उस विचारों में परिवर्तन लाने में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम था टॉल्स्टॉय, जिसने वॉर एंड पीस नामक एक पुस्तक की रचना की। ये क्वेश्चन आपके 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। तो टॉल्स्टॉय, तुर्गनेव ऐसे कुछ विचारक थे जिसने रूसी जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आइए लिखते हैं ये बात। टॉल्स्टॉय, एक मिनट, वो जो पहले हमने बोला था कि रूसी क्रांति से पूर्व, रूसी क्रांति से पूर्व रूस में वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। वैचारिक क्रांति देखने को मिलती है। ठीक है, तो कौन थे? पहले व्यक्ति का नाम जो था वो था टॉल्स्टॉय। ठीक है, टॉल्स्टॉय, जिनकी पुस्तक का नाम था वॉर एंड पीस। हाँ, दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे तुर्गनेव। आदि विचारकों ने बहुत प्रभावित किया। और दूसरी बात यह थी कि जो रूस का मजदूर वर्ग था उसमें, रूस के मजदूर वर्ग में मार्क्स का प्रभाव पहले से ही था। वो मार्क्स के विचारों से पहले से क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, रूस के मजदूरों पर, मजदूर कहिए या श्रमिक कहिए, ठीक है, मजदूरों पर मार्क्स का प्रभाव था। रूस का जो पहला समाजवादी था ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आखिर रूस का पहला समाजवादी कौन है? रूस का पहला समाजवादी कौन है? तो वो रूस का पहला समाजवादी प्लेखनेव था। रूस का जो पहला समाजवादी था उसका नाम था प्लेखनेवा। पता नहीं कैसा कैसा ये लोग नाम रखता था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोवा, ठीक है, नोवा था। अब इसने क्या किया? 1898 ईस्वी में एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। और इस पार्टी को इसने क्या किया? बनाया। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। किसने की? 2 क्वेश्चन बनेंगे। कब हुआ? तो 1898 में। और किसने किया? तो रूस का पहला समाजवादी प्लेखनोवा ने। लेकिन 1930 आते आते इस पार्टी में टूट पड़ जाती है और ये पार्टी 2 भागों में बढ़ जाता है। जो बहुमत वाला, जिसके पास बहुमत थी, उसको कहा गया बोल्शेविक, और जो अल्पमत वाली पार्टी थी, मतलब बनी, उसको कहा गया मेनसेविक। ठीक है, लिखते आइए। बहुमत वाला, 1903 में पार्टी में किस मुद्दे पर टूट पड़ी? तो शासन और अनुशासन के मुद्दे पर। शासन और अनुशासन के मुद्दे पर टूट पड़ गया। ठीक है, टूट पड़ गया। तो जो बहुमत वाला पार्टी थी, जाहिर सी बात है, जब एक पार्टी टूटेगी तो एक ऐसा समर्थक होंगे जिनके बहुमत ज्यादा होगी, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, और एक होंगे जिनकी संख्या कम होगी। तो जो बहुमत वाला दल था उसको कहा गया बोल्शेविक। बहुमत वालों को बोल्शेविक कहा। याद रखिए, बहुमत बोल्शेविक कहा गया, और अल्पमत वाले को मेनशेविक
अल्पमत वाले को मेनशेविक। ठीक है, तो जब इतना हुआ, अच्छा एक और बात, क्या आप जानते हैं इन बोल्शेविक और मेंशेविक में क्या अंतर था? ये जो बोल्शेविक पार्टी वाले थे ना, ये सर्वहारा वर्ग की क्रांति के पक्षधर थे। मतलब ये चाहते थे कि क्रांति हो और क्रांति के बाद जो शासन आए वो सर्वहारा वर्ग के पास चले जाए। सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर, किसान, छोटे मोटे नौकरी पेशा, यानी मान के चलिए गरीब लोग जो जिनका समाज से कटे हुए हैं उनके पास चले जाए। जबकि मेंशेविक चाहते थे कि मध्यम वर्गीय जो समाज का सबसे ऊपर वाला भाग है उसके हाथ में शासन न रहे, बीच वाले के हाथ में शासन रहे। लेकिन ये बोलता था नहीं, सबसे नीचे वाले के शासन में रहे। यही अंतर बोल्शेविक और मेंशेविक विचारधारा में था। ठीक है, तो जब इतनी घटनाएं रूस में घट रही थी तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं रूस के लोगों के मन में एक अलग की भावना पैदा कर रही थी, एक क्रांति की बीज बो रही थी। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं को आशा करते हैं हम आप समझ गए होंगे। आइए हम उस घटना को पढ़ते हैं जिसने आग में घी डालने का काम किया। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने रूस की क्रांति को भड़का दिया? उस घटना को हम लोग कहते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण कहने का मतलब आखिर वो कौन सी घटना थी जिससे वो घटना शुरू हो गया था। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई कई बार कि रूस की घटना की जबान फंसने लगा, रूस की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे? तो आइए तत्कालिक कारण को हम देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग आग में घी डालते हैं। हम लोग नहीं डालेंगे। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने आग में घी डालने का प्रयास किया, यानी कि रूस की क्रांति को आगे बढ़ाने में मदद किया? यानी कि हम बात कर रहे हैं तत्कालिक कारण की, और वो कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपको पता होगा 1914 से 1918 चला था, और इसमें रूस भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था। लेकिन क्यों? आखिर रूस का क्या काम था? रूस के शामिल होने का सिर्फ एक कारण है। ठीक है, सिर्फ रूस के शामिल होने का जो एक सबसे बड़ा कारण था वो था कि रूस की जनता जो आपसी मतभेद है ना, जो घर में उठापटक चल रही है, उसको भूल के बाहर की लड़ाई में उसको उलझा दिया जाए। इसलिए रूस भी किसके शामिल की तरफ? मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो गया। लेकिन इसके साथ हो गया मोह मोह। किसके साथ? जार निकोलस द्वितीय उस समय राजा था। उसके साथ साथ मोह मोह ये हुआ कि रूस की सेना चारों तरफ से हारने लगी। अब आप बोलोगे सर प्रथम विश्व युद्ध में तो मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। मित्र राष्ट्र भले जीता था लेकिन रसिया बहुत बुरी तरीके से हारा था, और हारने के बाद 17 से बाहर भी हो गया था। बोला अब हम युद्ध ना लड़ो, हमारे बस की बात नहीं है। तो जब रूस की चारों तरफ से पराजय होने लगी, पराजय होने के 2 कारण थे। एक तो रूस की जो सेना थी उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे हथियार थे, और ना लोगों का लड़ाई करने का मन था। तो जब देखा जार निकोलस द्वितीय ने कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं मोह में मत हो जाए मेरे साथ, तो उसने क्या किया, बीच युद्ध में सेना की कमान अपने हाथ में, बोले आज से अब हम लड़ेंगे, चलो देखते हैं कौन पीटता है। तो चलो, तो दौड़ के गया बेचारा। अब गया बस इधर से राज दरबार खाली। ठीक है, और यहीं पर एक सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, जिसका नाम था जरीना। ठीक है, जरीना और उसके तथाकथित गुरु जो कि एक पादरी था जिसका नाम था रासपुटिन, दोनों ने इतना अच्छा षड्यंत्र रचा कि पूरी राजतंत्र की प्रतिष्ठा ही गिर गई, थू थू होने लगी, प्रतिष्ठा गिर गई, जिससे कि क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रूस की क्रांति ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने रूस की क्रांति को जन्म दिया। न पराजय हुई होती, अगर जीत गया होता तो हो सकता है लोगों का दिमाग इधर उधर भटक जाता। तो अगर आपसे पूछे कि रूस की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या है, तो आप लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। याद रखें कौन कौन है? जरीना है, रासपुटिन है बीच बीच में। अब आगे देखते हैं, जानते हैं क्या, जब क्रांति शुरू होती है ना तो उस क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति नहीं कहेंगे, उस क्रांति को हम कहेंगे फरवरी क्रांति। क्या कहेंगे? फरवरी क्रांति। और फरवरी क्रांति नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक, कैलेंडर वाला हम फिर लग रहा है भूल गए, मार्च क्रांति या फरवरी क्रांति या फरवरी क्रांति। कैसे? तो ये घटना हुई थी 7 मार्च 1917 को, और आपको पता है कि पुराना कैलेंडर 13 दिन पीछे है, तो 7 से 13 दिन घटा लीजिए, कितना होगा? घटा के फटाफट आप कमेंट में कीजिएगा कि पुराने कैलेंडर के अनुसार ये कौन सी घटना थी? 22 फरवरी थी।
बिल्कुल 22 फरवरी थी, ठीक है, 22 फरवरी। तो इसीलिए इस क्रांति को या तो फरवरी क्रांति कहते हैं या तो मार्च क्रांति कहते हैं। लेकिन कब घटी थी? 7 मार्च को ही ये घटना घटी थी, पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी। अब होता क्या है कि 7 फरवरी को, 7 मार्च को, कैलेंडर में लग रहा है हम लोग भी भूल रहे हैं, 7 मार्च को लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर गए और अब इनका जगह था, निशाना था लेनिनग्राद। जगह कहा था? लेनिनग्राद, एक शहर का नाम, उसके सड़कों पे लोग उतर गए। लेनिनग्राद का पहले नाम पेट्रोग्राद था, तो आप पेट्रोग्राद ही लिखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 7 मार्च 1917 को लोगों का समूह, लोगों ने एक जुलूस निकाला, एक जुलूस निकाला। और वो जुलूस कहां निकाला? पेट्रोग्राद की सड़कों पे। पेट्रोग्राद, जिसका नाम अब लेनिनग्राद हो चुका है, आगे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोग्राद की सड़कों पर जुलूस निकाला, ठीक है। कहा? अब जब जुलूस निकाला तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगले दिन यानी 8 मार्च को लोगों को उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए रूस की जितनी महिलाएं थी, मिल में काम करने वाली, उन सारों ने समर्थन दे दिया। बोला कि हम आपके साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब महिलाएं आई ना, पता है आपको, एक दृढ़ निश्चय और विश्वास से भरी जब औरत किसी सभा में आती है तो पूरे सभा को हिला के रख देती है, माहौल बदल देती है। तो पूरे रूस का माहौल क्या हो गया? बदल गया। इतना डरा जब लोग आ रहे थे ना, तो जानते हैं क्या हुआ? सेना ने विद्रोह कर दिया। सेना बोला राजा तुम्हारा बात हम नहीं मानेंगे। तो लोग फिर वही खूनी रविवार वाला कोशिश किया, जार निकोलस की वही वाला घटना शुरू किया जाए। जो उसकी सबसे विश्वसनीय टुकड़ी थी राजा की, उसका नाम था प्रेओब्रांसेस्की, ठीक है। उसको बोला ए मारो तो गोली, बोला ना मारो, हम भी गोली नहीं मारेंगे। यानी कि उस टुकड़ी ने भी विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। बोला आप चारों तरफ से तो फंस गए हैं। आखिरकार 12 मार्च को, ठीक है, किसके? 12 मार्च को। अच्छा, 12 मार्च जब बोल रहे हैं तो पुराने कैलेंडर के अनुसार कौन सा दिन होगा? सही पकड़े हैं, बिल्कुल 27 फरवरी। पुराने कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी और नए कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च 1917 को जार निकोलस ने क्या किया? गद्दी त्यागा। जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्यागा और बोला कि अब हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। त्याग दिया, ठीक है। अब जानते हैं, आपने सुना होगा कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसीलिए इनके जो विद्रोह किया था महिलाओं ने, इनके साहस को देख के जब महिला दिवस मनाने की बात आई तो यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को चुना था, इनके साहस को देख के, महिलाओं को साहस के देख के। याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है। तो इसने गद्दी त्याग करके बोला कि अब अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। तो अब कोई तो आएगा ना। तो सर्वप्रथम लोबाब नाम का एक व्यक्ति आता है और वह एक बुर्जुआ सरकार बनाता है, लेकिन वह तत्कालीन परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। जो लोग चाहते थे उस लायक वो सरकार नहीं थी। तो उसके बाद उस सरकार को हटा के केरेंस्की सरकार बनाता, बोलता है अब हम क्या करेंगे? सरकार बनाएंगे। हाँ, लोबाब ना 15 मार्च को सरकार बनाता है। लोबाब कब बनाता है? लोबाब 15 मार्च को, याद रखिएगा। 3 दिन बाद, भागने के 3 दिन बाद बोला कि आज से हमारा सरकार रहेगा। लेकिन इसकी सरकार कुछ ही दिनों में गिर जाती है और केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनती है। अब केरेंस्की के नेतृत्व में जो सरकार बनती थी ना, उसका कुछ उद्देश्य था। तो जब केरेंस्की सरकार बनाता है तो उसके सरकार के कुछ उद्देश्य थे। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि केरेंस्की सरकार के उद्देश्य क्या थे। तो पहला जो उद्देश्य था ना, पहले लेते हैं केरेंस्की सरकार का उद्देश्य। और वो उद्देश्य क्या था? पहला कि एक जनतांत्रिक और वैधानिक सरकार बनाना। वैधानिक सरकार गठन करना। यानी सरकार कैसा होना चाहिए? जनता की बातों को माने और वैधानिक हो, लोग उनकी वैल्यू दें, वैसी सरकार बनाना। और जब सरकार बन जाए तो दूसरा काम मित्र राष्ट्रों के सहयोग से विश्व युद्ध को चलाना। विश्व युद्ध छोड़ना भी नहीं है। मित्र राष्ट्रों के सहयोग से
सहयोग से युद्ध को चलाना। ठीक है, जो तीसरा इसका उद्देश्य था वो था व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना। ये नहीं कि सरकार नहीं है तो सारी संपत्ति लूट ली जाए, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, क्योंकि देश कहीं ना कहीं समाजवादियों के प्रभाव में था और समाजवादी मानते थे कि संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, संपत्ति पूरे राष्ट्र की होनी चाहिए। ये मानते हैं कौन? समाजवादी। तो ये और बहुत सारे थे कि क्या नाम है, संविधान सभा बनाकर भूमि का वितरण कर देना, लोगों में बांट देना, ये सारी इसकी उद्देश्य थे। कुछ अच्छे उद्देश्य भी थे, लेकिन बोल्शेविक जो लोग थे जो कि सर्वहरा क्रांति के पक्षधर थे, उन्होंने बोला नहीं, तू भी सही नहीं है, तुमको भी हटना पड़ेगा। और तभी एक व्यक्ति का रूस में आगमन होता है जिस व्यक्ति का नाम था लेनिन। और जब वो आता है तो एक और क्रांति होगी और उस क्रांति को हम लोग कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, क्योंकि उस क्रांति के बाद बोल्शेविक सरकार का गठन होता है। वो क्रांति बोल्शेविकों की क्रांति थी, इसलिए उस क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति कहेंगे। इस क्रांति को कतई आप बोल्शेविक क्रांति समझने की कोशिश न कीजिएगा, इसे फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति कहते हैं। जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो नवंबर में हुई थी, लेकिन वही बात नवंबर या अक्टूबर, क्योंकि कैलेंडर का हेरफेर, तो उसको नवंबर क्रांति या अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो उस क्रांति के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको और आप सबके परिवार वालों को फिर से एक तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।